नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर मनीष कुशवाहा। आज हम आप सभी के साथ फिर से उपस्थित हैं नया प्रैक्टिस सेट लेकर, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और 30 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। फटाफट से जितने बच्चे जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में क्षार धातुओं में किसका आकार सबसे कम है? क्षार धातुएं क्या होती है बच्चों? क्षार धातुएं एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक में भी आपके दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए। फर्स्ट ए की जो धातुएं हैं उनको आप क्षार धातुएं कहते हैं, यानी कि एल्कली मेटल्स। और जो सेकंड ए होते हैं वह आपकी क्षारीय मृदा धातुएं होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं। यानी कि ये बात कर रहे हैं फर्स्ट ए की। तो फर्स्ट ए के अंदर हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम उपस्थित हैं। अब जैसे ही आप ऊपर से जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है वैसे ही उनका आकार बढ़ता है। तो जो सबसे ऊपर होगा उसका आकार सबसे कम होगा और नीचे वाले का सबसे ज़्यादा होता है। अब क्या ऑप्शन पे चलते हैं। लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम और सोडियम आपको एलिमेंट दिए गए। तो सबसे कम किसका है? लिथियम का आकार। और सबसे ज़्यादा किसका है? फ्रांसियम का। तो सबसे कम आकार पूछा है तो किसका कम है? लिथियम का। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। ठीक है। और सोडियम का कितना है? 11। इसके बाद 19, ये 37 और ये 55 और ये 87 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस तत्व का परमाणु क्रमांक है जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। +3 ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करेगा? जिसके आउटर सेल में या बैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते होंगे। तो ये क्या है? 13 जिसका नंबर है वो एल्यूमिनियम है, 32 है वो जर्मेनियम है, 33 है वो आर्सेनिक है और 17 वाला क्लोरीन है। तो आप समझ गए होंगे 13 को कैसे लिखेंगे? 2, 8, 3 के हिसाब से कितनी ऑक्सीडेशन हो जाएगी? ये क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम आपका मेटल है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? +3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु क्या लिखी जाती है बच्चों? T12। इसका मतलब कोई भी पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है वह इसकी क्या कहलाती है? अर्धायु। क्या अर्धायु है? 50 दिन है। इसकी सक्रियता का मान 1/4 होने में कितना समय लगेगा? तो हमने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपको 2 ही फॉर्मूले याद करने हैं। क्या? कैपिटल T = स्मॉल n × T12 और अगला फॉर्मूला n = n0 1/2 पे पावर n इस तरीके से लिख सकते हो, या इनिशियल कंसंट्रेशन 1/2 पे पावर n के बराबर होगी। इस तरीके से आप आकलन कर सकते हैं। तो T12 क्या कह रहा है? 50 दिन है और 1/4 होने में कितना समय लगेगा? यानी कि जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी हो जाए? 1/4 हो जाए। किसके? 1/2 पे पावर n के बराबर करके n0 लिख दिया। 1/4 को 1/2 पे पावर 2 लिखा जा सकता है बच्चों, और 1/2 पे पावर n लगा हुआ है। हर समान है, घातों की तुलना कर दो। स्मॉल n बराबर क्या आ गई वैल्यू? 2। कुल कितना समय लगेगा? कैपिटल T बराबर छोटी n का मान 2 और T12 का 50 दिन। तो कितना हो गया टोटल? आपके हो गए 100 दिन। क्या होगा? 1/4 होने में कितना समय लगेगा? 50 था अर्धायु, तो एक और T12 अगर लग जाएगी तो कितना हो जाएगा? 100 दिन हो जाएंगे और 1/4 प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा। निम्नलिखित में वह एक जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं है। देखो इस पे NH3 पे लोन पेयर है, इसके पास पॉजिटिव है, CN सिंगल नेगेटिव है, ये आपका ROR है, इस पर लोन पेयर है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या पूछा है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं है। नाभिक स्नेही नहीं है का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होगा। तो ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोफाइल।
यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये तीनों ही किस कैटेगरी में आएंगे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल में। इलेक्ट्रॉन की किसको कमी है? जिसके पास कमी है वही नाभिक स्नेही नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयन है X डबल निगेटिव है के बाहर नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 56 है। जब कोई परमाणु X है और उस पर 2 माइनस है, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तब उसके पास 56 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तब बताइए X का परमाणु क्रमांक क्या होगा? उसने ले रखे हैं बच्चों, जब 2 लिए हैं तब 56 है, अगर वो 2 नहीं लिए होते तो क्या होता? 54। और उदासीन परमाणु के लिए ही क्या होता है? Z बराबर P बराबर E, यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं उदासीन परमाणु के लिए, लेकिन यहाँ पर आयन प्रेजेंट है, इसलिए आयन में 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 56 हुआ है। उदासीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 54 रहा है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, जिसमें 54 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक p ऑर्बिटल में रह सकते हैं। एक p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। पाउली क्या कहते हैं कि किसी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिकतम बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। संकेत x है से प्रदर्शित नीचे एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें x दिया है। दिए गए रासायनिक समीकरण में क्या है? नीचे रासायनिक समीकरण दे रखा है जिसमें पूछा है कि x क्या होगा। x को आपको बैलेंस करके बताना है, ठीक है? तो इसको बैलेंस करो, कैसे लिखेंगे? 23 इसका, 1 इसका, कितने हो गए? 24। और यहाँ 23 हैं तो यहाँ कुछ ऐसा लिखना है कि ऊपर 1 आ जाए, नीचे 11 और 1 12, 12 लिखा हुआ है, वहाँ 0 आ जाए। तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? 0n1। और 0n1 क्या हो जाता है बच्चों? न्यूट्रॉन हो जाता है। क्लियर है बात? 0n1 हो जाएगा। इस अभिक्रिया को क्या करना है? आपको एटॉमिक मास बैलेंस करने हैं और नंबर बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? Al2O3 इंटू 2H2O। इसमें तो ऑक्सीजन उपस्थित है। एप्सम लवण की बात करें तो MgSO4 इंटू 7H2O, इसमें भी उपस्थित है। क्रायोलाइट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम का एस्क है, Na3Al F6 बोला जाता है। और डोलामाइट की बात करें तो वह मैग्नीशियम का कार्बोनेट और कैल्शियम का कार्बोनेट कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होता है, इसको डोलोमाइट बोला जाता है। अब आपके सामने समझ में आ रहा होगा आपको कि कौन सा ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो Na3Al F6 क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। कैसा है? फ्लोराइड अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 निकाय माने सिस्टम है, 2 निकाय किसी अन्य निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हो। देखो बच्चों, एक अपने पास कोई एडियाबेटिक बॉल बनी हुई है, निकाय किसी अन्य निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में। अगर A जो है C के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है और B C के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो परस्पर मतलब A और B आपस में ये भी एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होंगे, ये बात कह रहा है। तो यह ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है? तो बच्चों ऊष्मागतिकी का जो 16वां नियम है वो ये कहता है कि 3 अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं जिसमें पहला तीसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ अगर तापीय साम्य में है तो पहला और दूसरा भी आपस में एक दूसरे के साथ तापीय साम्य यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कौन कहता है? आपका 16वां नियम। निम्नलिखित में कौन सा जल में तेल पायस का उदाहरण है? पायस क्या है? इमल्सन। 2 प्रकार के होते हैं, जल में तेल और तेल में जल, यानी कि दोनों ही चीजें आपस में नहीं मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि जल में तेल का पायस, तो इसका उदाहरण है दूध। इसमें क्या होता है बच्चों? केसीन नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है, जानते हैं आप सभी लोग। और जल में घुलनशील है,
तो अब क्या होता है उसमें, आप देखते हैं जब किसी गिलास में दूध डालते हैं तो वह फैट उस पर जो प्रोटीन है या वसा जो है वो उस पर जमा रह जाता है। तो कह रहे कि जल में तेल पायस, तो उस जल में जो क्रीम आपकी जो प्रोटीन लगी रह जाती है, ठीक है, वो किसका उदाहरण है? इमल्सन का, पायस का। यानी जो दो चीजें हैं, दो द्रव जब आपस में मिलते नहीं हैं तो वह क्या बनाते हैं बच्चों? पायस। अगला क्वेश्चन है 4n नॉर्मलता जिसकी 4 है, ऐसा Na2CO3 का 500 ml का विलयन बना हुआ है, को बनाने के लिए कितने ग्राम Na2CO3 की आवश्यकता होगी? कितने ग्राम की जरूरत है, इसका मतलब वजन पूछा है। W बराबर, फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाते हैं NeV अपॉन 1000। इसका मतलब क्या? यहाँ पे नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम और 1000 ml। अब देखो भाई, n माने नॉर्मलिटी कितना दिया है? 4n का, गुणे तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? Na 2 गुणे 23, पहले अणुभार निकालो, प्लस कार्बन का भार है 16 तिया 48, 48 12 60 40 100 106, ये इसका अणुभार हो गया। निकालना क्या है? तुल्यांकी भार। कितने विपरीत आवेशित आयन है? एक कार्बोनेट है और एक आपका सोडियम का आयन है, 2 है, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 53। ये आपका अणुभार निकला, ये आपका तुल्यांकी भार। ई की जगह पर रख दीजिए तुल्यांकी भार। कितने ml है? वॉल्यूम दिया है 500 ml, नीचे क्या लिखा? 1000 ml। इससे ये कट करिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 से ऊपर काट दीजिए, 53 गुणे 2, 53 दूने 106 क्या? ग्राम। 106 ग्राम आपका वेट आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या लगाते हैं? W = NeV अपॉन 1000। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, C4H10O यौगिक प्रदर्शित करते हैं समावेयता नीचे दी हुई है। समावेयता क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो। क्या लिखा अभी? C4H10O, हो सकता था C3H6O। तो देखो क्या क्या इसका बन सकता है। अगर C4H10 है तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 ज़्यादा है, यानी कि ये एल्केन वाली सीरीज से बिलोंग करता है। अब अगर एल्कीन वाली सीरीज से और एक ऑक्सीजन लगा है तो इसके 2 चीज़ें संभव हैं। क्या? इसका एल्कोहल बन सकता है और इसका बच्चों ईथर बन सकता है। तो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और जनरल फॉर्मूला एल्केन को फॉलो करता हो तो वह 2 प्रकार के आइसोमर बनाएगा, एल्कोहल और ईथर। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी है, यानी इनका जनरल फॉर्मूला एल्कीन को फॉलो करता है और एक ऑक्सीजन अगर इसके पास प्रेजेंट है तो वह एल्डिहाइड और कीटोन आपस में बनाते हैं। ये इस तरीके से आइसोमर होते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। C4H10O मध्यावयवता प्रदर्शित करता है, क्रियात्मक समावेयता, स्थिति समावेयता। तो देखो C4H10O का अगर एल्कोहल बनाया जाए, CH3 CH2 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 1 2 3 4 और O और H 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, यानी ये आपका पहला एल्कोहल बन गया। जिसका एल्कोहल बन जाएगा बच्चों उसका ईथर भी बन जाएगा। कैसे लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ईथर क्या होता है? जिसमें बाईवैलेंट ऑक्सीजन होता है, बाकी का फिर से उधर जोड़ दो CH2 CH3। 3 2 5 और 3 2 5 5 5 10, यानी फिर भी अणुसूत्र समान है, ये बन गया। तो इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो क्रियात्मक समूह समावेयता हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन को अगर यहाँ रख दें और CH2 को वहाँ रख दें तो CH2 CH2 CH3। ये क्या हुआ बच्चों? ये दोनों के अणुसूत्र समान है, बस संरचना बदल गई। क्या बदली? कि ऑक्सीजन पहले बिल्कुल बीच में था, फिर किनारे पे हो गया, तो इसमें मध्यावयवता होगी। जब कभी भी क्रियात्मक समूह मध्य में ही अपना स्थान बदले तो मध्यावयवता होती है। और अगर स्थिति कहें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दूसरे कार्बन पे था, यहाँ पहले कार्बन पर, यानी स्थिति भी बदली हुई है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं बच्चों? सभी प्रकार की समावेयता जो कि ऊपर ऑप्शन में दे रखी हैं, ये सभी प्रकार की समावेयता प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है। तो हमेशा याद रखो बच्चों, एनोड पर, दुनिया में किसी भी प्रकार की सेल हो, एनोड वाले पॉइंट पे
ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की सेल हो, चाहे प्राइमरी सेल हो चाहे सेकेंडरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें OH समूह प्रेजेंट है? ब्यूटेनॉल, ऑल एल्कोहल, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 कार्बन और उसके बाद OH, CH3 CH2 CH2 के साथ OH, ये आपका ब्यूटेनॉल बन गया, इसमें OH प्रेजेंट है। ठीक है, 1,2 इथेन डाइऑल, CH2 CH2 इसके साथ OH और इसके साथ OH सॉरी, क्या बनेगा? 1,2 इथेन डाइऑल बन गया। नाइट्रोबेंजीन, इसमें NO2 जोड़ दीजिए, नाइट्रोबेंजीन हो गया। इथेनॉल, CH3 CH2 OH, इसमें भी OH प्रेजेंट है। तो ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं। क्या पूछा था? निम्न में से कौन सा OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक? क्वेश्चन होना चाहिए यौगिक नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी OH है, तीसरे में है। तो क्या लिखना चाहिए बच्चों क्वेश्चन को कि कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें OH क्रियात्मक समूह यौगिक नहीं है? तो नाइट्रोबेंजीन में OH नहीं है, बाकी के सभी के साथ OH प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरंडम है। कोरंडम और कार्बोरंडम दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिलिकॉन के कार्बाइड को, ये बहुत ही कठोर होता है, कांच काटने के लिए जो पेंसिल पे जो हीरा लगा होता है वो सिलिकॉन का कार्बाइड ही लगा होता है, उसी को कार्बोरंडम कहा जाता है, बहुत ही कठोर होता है। और कोरंडम की बात करें तो वो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। अगर 16 क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है, क्लोरोफॉर्म की बोतल को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर कौन सी जहरीली गैस का निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म क्या है बच्चों? CHCl3। जैसे ही आप सूर्य के प्रकाश में रख दोगे तो वायुमंडल ऑक्सीजन को वह ग्रहण करके COCl2 यानी कि फॉस्जीन, क्या लिखते हैं बच्चों? फॉस्जीन लिखते हैं। क्या नाम है इसका? फॉस्जीन, COCl2। कैसी गैस है? पॉइजनस है। और प्लस में क्या निकलता है? HCl। बैलेंस करने के लिए आप 1/2 O2 लिख देंगे, जिससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। तो कौन सी गैस निकलती है? फॉस्जीन निकलती है, COCl2। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म की बोतल खुली रख दें तब तो फॉस्जीन बन जाएगी, इसे रोकने का कोई उपाय है क्या? क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर जहरीली गैस में परिवर्तित ना हो, तो उसके लिए क्या होता है बच्चों? एल्कोहल मिला देते हैं उसमें। एथिल एल्कोहल मिला देने से यह क्या होता है? एथिल कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। एथिल कार्बोनेट में यानी C2H5 का 2CO3, जिससे क्या हो जाता है? क्लोरोफॉर्म जो ऑक्सीकृत हो गया है, फॉस्जीन में परिवर्तित हो रहा है, वह चीज इससे रुक जाती है, प्रिजर्व हो जाती। Na पॉजिटिव में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 11। 2 8 1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव। तो बचेंगे 2,8। 10 बच गए टोटल, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल है, हैवी वाटर किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक जब प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन को प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक H2O में H को D से रिप्लेस कर दिया जाता है, क्या बन जाता है? D2O। तो यही आपका क्या हो गया? हैवी वाटर, जिसको भारी जल कहा जाता है। उपनाम इसको दिया जाता है गुरु जल। किसके काम आता है? नाभिकीय रिएक्टरों में जो अवक्रियाएं हो रही हैं, उस नाभिकीय अवक्रिया को कम करने के लिए यानी मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग भी किया जाता है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय नहीं है? प्रतिचुंबकीय नहीं है का मतलब अनुचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय नहीं है, अनपेयर्ड,
इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकत्व शो करेंगे। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है बच्चों, 4s2 3d10, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इसने पूछा है Zn2+, तो इसके आउटर सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4s0, और डी के पूरे भरे हुए हैं। अगर आप कॉपर की बात करें तो 4s1 3d10 ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका भी चला जाएगा, 4s में 0 और डी पूरा भरा हुआ है। कैडमियम की अगर आप बात करते हैं तो इससे एक ज़्यादा होता है, यानी कि 5s2 3d10 ये होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसका मतलब 5s में भी 0 हो जाएगा, 4d10 हो गया। कॉपर अगर आप 2+ की बात करें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10। अब अगर 2 जाएंगे तो पहले जाएगा बच्चों s से और एक जाएगा इससे, इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बच गया अनपेयर्ड, और यह अनपेयर्ड ही क्या बना देगा इसको अनुचुंबकीय, यानी कि पैरामैग्नेटिक। तो उन्होंने यही पूछा है कि प्रतिचुंबकीय नहीं है, प्रतिचुंबकीय नहीं है तो कैसा है अनुचुंबकीय है। Cu2+ जो है आपका वो आपका पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, मतलब प्रतिचुंबकीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन सबसे अधिक ऋणात्मकता रखता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। किसी के अंदर एस का लक्षण जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप देखो यहाँ पे कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है बच्चों 100%, और यहाँ से 50-50 बढ़ गया दोनों में। अगर आप 3 में बांटे तो कितना बचेगा 33%, इसमें जाएंगे कितना बचेगा 25%। क्या बताए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, तो सबसे ज़्यादा एस का करेक्टर किस में है 50% sp वाले में। तो वही कोई भी ऐसा कार्बन हो जैसे C++C इस तरीके से, तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा, कैसा होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज़्यादा एस का लक्षण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, OF2 में ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीजन की पूछी है, X+ फ्लोरीन का 2 गुण है, फ्लोरीन पे होता है -1 बराबर 0, X बराबर उधर जाएंगे क्या हो जाएगा +2, तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ रहा है +2, इसीलिए स्पेशली पूछा जाता है। वैसे ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड में -2, ठीक है, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, इस तरीके से प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, OF2 के अंदर क्या हो जाएगा +2। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसका अर्धायु काल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल है वह इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 से डिनोट किया जाता है। क्लियर है बात। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है, n की जगह पे क्या रख दो शून्य कोटि यानी 0 रख दो, तो a पे पावर 0-1, जब ऊपर आप ले जाओगे इसको तो ये -1 जो a पे पावर, और लिखते हैं कैसे लिखोगे T½ a पे पावर -1 नीचे, क्या हो जाएगा 1/a पे पावर -1। जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा +1, यानी कि T½ जो है वह इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहीं पूछ लेते तो n बराबर आप क्या रख देते बच्चों 1, तो a पे पावर a-1, 1 जैसे ही करते पावर 0, और किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो T½ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T½ होता है 0.6932 डिवाइड बाई K, इनिशियल कंसंट्रेशन आती ही नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि 1 बिलियन जिसकी pH 2 है तब इसकी नॉर्मलिटी जो है नॉर्मलता क्या होगी। pH कितना है 2,
कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 पे पावर माइनस की पीएच। तब नॉर्मेलिटी क्या होगी? कंसंट्रेशन का टर्म पूछा है, तो अगर पीएच 2 है तो 10 पे पावर माइनस 2। कैसे लिख सकते हैं? 0.01। तो ये मोलरिटी लिख दो या नॉर्मेलिटी लिख दो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन X से 6 गुना अधिक तीव्रता से विसरित होती है। विसरण के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? R1 बटे R2 बराबर अंडर रूट में D2 बटे D1 बराबर अंडर रूट में M2 बटे M1। इस तरीके से लिखा जाता है। अब एक किसी को पहली गैस जो क्लोरीन है ऐसे लिख दो RCl2, नीचे क्या लिख दो दूसरी वाली गैस के लिए RX। अब देखना जिसके लिए नीचे 2 लिखा है उसके लिए ऊपर है, तो डेंसिटी ऊपर किसके लिए लिखी जाएगी? X के लिए। नीचे डेंसिटी किसके लिए लिखी जाएगी? क्लोरीन के लिए। ऐसे ही अणुभार में आओगे तो दूसरे वाले का अणुभार MX लिखा जाएगा, M क्लोरीन का लिखा जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ा? क्लोरीन X से 6 गुना अधिक तीव्रता से विसरित होती है। क्लोरीन तेजी से विसरित होती है, इसका मतलब क्लोरीन हल्की है। किससे? इससे। कितने गुना? 6 गुना। तो जहाँ क्लोरीन लिखा है वहाँ पे क्या लिख दिया? RX बटे RX बराबर अंडर रूट में MX बटे अणुभार क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70 और 1 71। X से X कैंसल, इधर से रूट हटेगा, इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर। जो 6 है वो 2 बार यानी 36 हो गया और बराबर करके mx डिवाइड बाई 71। mx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 71, क्योंकि ऑप्शन में इसी फॉर्म में दे रखा है इसलिए कर दिया, नहीं तो 36 इंटू 71 कर देते। तो फॉर्मूला समझ आया? कैसे लिखेंगे? पहली गैस की विसरित होने की दर, दूसरे की दर अणुभार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अमोनियम क्लोराइड क्या है? NH4Cl। क्या पूछा है? का जलीय विलयन होता है, जल में घोल दो HOH, घोलने के बाद क्या बनाएगा? यह पहला बनाएगा बच्चों NH4OH और दूसरा बनाएगा HCl। तो किसका आयनन ज़्यादा होगा? क्योंकि चूंकि एसिड जो बना है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इस विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की सांद्रता ज़्यादा रहेगी, इसलिए विलयन अपेक्षाकृत कैसा होगा? अम्लीय होगा। वैसे तो उदासीन कहेंगे कि क्षार और अम्ल दोनों बना है, लेकिन होगा तो उसी के अंदर आयंस किसके ज़्यादा प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोजन आयन, मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा उपस्थित होगी, इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। सोडियम का परमाणु भार 23 है के 46 ग्राम में परमाणुओं की कितनी संख्या होगी? देखो बच्चों, किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर एवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। एवोगाद्रो को क्या लिख देते हैं? कैपिटल N। 1 मोल में, 1 मोल कब बनेगा? जब 23 बटे परमाणु भार कितनी मात्रा दी है और उसका परमाणु भार, भार बटे अणुभार डॉट 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 कर दोगे, तब क्या बनेगा बच्चों? N। मतलब 1 मोल में एवोगाद्रो के बराबर। लेकिन 23 ग्राम की जगह कितना दिया है? 46 ग्राम। 46 बटे 23 भार बटे अणुभार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 23 दूनी 46, तो 2 मोल हो गए। 1 मोल में अगर एवोगाद्रो के बराबर है, एक की जगह अब कितने हो गए? 2, तो ये N क्या बन जाएगा बच्चों? एवोगाद्रो संख्या में ही 2 का गुणा हो जाएगा। 1 मोल के लिए एवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो 2 मोल के बराबर 2 एवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी कि 2N के बराबर परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 4.4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन कितना होगा? STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक तापदाब। अब क्या है? अब ये चीज़ पढ़ते हैं आप, कोई भी मोल दिया हो या जो पदार्थ है उसी के उतने ही अणुभार में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कितना निकलता है बच्चों? 44 ग्राम CO2
का आयतन बराबर 22.4 लीटर, लेकिन इतना यहाँ दिया कितना है 4.4। कब बनेगा? जब आप 44 में अगर 10 का भाग लगा दो तो यह कितने में परिवर्तित हो जाएगी? 4.4 ग्राम में। अब गणित का नियम क्या कहता है कि अगर आप यहाँ 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगी यही चीज़ 4.4 के अंदर 2.24। फिर से समझ लो एक बार, एक मोल में कोई भी गैस या कोई भी पदार्थ दिया है उसके एक मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। एक मोल कब आएगा? जब उसका भार और उसका अणुभार दोनों बराबर हो। CO2 का अणुभार कितना? 44। भार कितना? 44। 44/44, तब एक मोल का आयतन इतने लीटर। अब 44 न दे के 4.4 ग्राम दिया है, इसका मतलब क्या? जो वैल्यू दे रखी है ग्राम की उसमें डिवाइड कर दें अगर 10 का, तो यह आंसर आ जाएगा कितना? 2.24। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया कहाँ पे है? पुणे में स्थित है। 29, एक रासायनिक अपक्रिया है जिसमें CO2 H2O से मिलकर H2CO3 बनाता है। यह उदाहरण है ऑक्सीडेशन का, आदान प्रदान का, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं। संकलन का, एडिशन है, पृथक्करण है, सेपरेशन भी नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई तो क्या हुआ? CO2 CO3 में परिवर्तित हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। किसका उदाहरण हो गया आपका? ऑक्सीडेशन का। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन। अगला है अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम क्या होता है बच्चों? NH4+। ऑक्जेलेट क्या होता है? COO नेगेटिव COO नेगेटिव। कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं C2O4 डबल नेगेटिव। NH4 आपका यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखिए, ऑक्जेलेट की वैलेंसी इसके नीचे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? NH4 आ गए आपके पास 2 और C2O4 आ गया 1, तो NH4 का ट्वाइस और C2O4 किस ऑप्शन में बना हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो अमोनियम ऑक्जेलेट का ये रासायनिक फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार आपके 30 क्वेश्चन का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कल समय फिर होगा जब 8 बजे, तो आप सभी लोग फटाफट टाइम के साथ जुड़ जाइए। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।